what is the mechanism of recombination, and something about the crossing over, oh sorry, linkage. So yesterday we have discussed about linkage, right? And today today I want to continue more about the linkage, right, with you. So today I elaborate more about linkage. Today I elaborate more about linkage. So yesterday I told you what is linkage. Avni, can you reply? What is linkage? Linkage means it is a tendency of a gene. It was a tendency of a gene, to remain same, whatever condition is there. Suppose yesterday I told you this is the chromosome, and in this chromosome, suppose I'm taking suppose this is the gene 1 and this is the gene 2, and for example both of the gene are very close, right? This is gene 1, this is gene 2, and gene 1 and 2 are very close. So there is a chance of linkage. I'm not saying of 100%. There is a chance of linkage. Linkage is possible or linkage may not be possible. Anyway, so that the point I explain you here, that is the definition and basic of linkage. But if I explain you the concept of linkage, I mean to say the application of linkage. So in NCERT, if you have NCERT, you can open a particular page in your book, class 12th NCERT. So linkage explain deviation in dihybrid ratio, and test cross ratio. Definitely the dihybrid ratio is 9:3:3:3:1, और अगर ये वाला रेशियो बदल जाए तो समझ लो कि लिंकेज है। इसी तरह से जो डाइहाइब्रिड जो टेस्ट क्रॉस रेशियो है वो होता है 1:1:1:1:1, और अगर ये बदल जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लिंकेज है। ठीक है, अब जरा हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक कोई कॉमन सा क्वेश्चन ले लेते हैं लिंकेज से रिलेटेड, और फिर उस लिंकेज की आपको बात बताते हैं। ठीक है, तो मैं एक लिंकेज लेता हूं क्वेश्चन, 1 मिनट, और यहां पर आपको शो ऑफ करता हूं। आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा तो आपको दिखाई पड़ेगा लिंकेज के बारे में। ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉफी, म्यूटेशन, और ये आपका हुआ सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, चलो इस पे तो नहीं आ रहा है। एनीवे, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं। आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं।
एक क्वेश्चन है मेरे सामने, आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं और मुझे जवाब दे सकते हैं कि क्वेश्चन है, वेयर डज द एविडेंस कम फ्रॉम, वेयर डज द एविडेंस कम फ्रॉम अबाउट लिंकेज, लिंकेज के एविडेंस कहां से मिलते हैं, वेयर डज द एविडेंस ऑफ लिंकेज। हाँ, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही, मैंने स्क्रीन बंद किया है, अभी दिखेगी, अभी दिखेगी स्क्रीन। नाउ इट इज विजिबल आई थिंक। सो आई वाज एक्सप्लेनिंग यू अ question, and this question is कि क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ वी कैन नोटिस लिंकेज, हम कैसे पता करेंगे कि लिंकेज है या नहीं है, लिंकेज का कंसेप्ट को कैसे नोटिस करेंगे। तो देखो, लिंकेज के कंसेप्ट को नोटिस करने का बहुत ही सीधा फंडामेंटल है। मान लीजिए कोई पेरेंट है, मान लीजिए कोई पेरेंट है और उस पेरेंट के पास कोई दो कैरेक्टर आप पकड़ लीजिए, कोई दो कैरेक्टर। मान लीजिए हमने कहा कि एक कैरेक्टर है, उसके हेयर जो हैं कर्ली हैं, पहला, और दूसरा हमने कहा कि उस पेरेंट की हाइट बहुत कम है, लेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं और मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये दोनों कैरेक्टर एक पेरेंट में पाए जाते हैं। अब इस पेरेंट्स के जब ऑफस्प्रिंग हुए, जब इसके ऑफस्प्रिंग बच्चे हुए, तो हमने देखा कि इन बच्चों में ये दोनों बोथ कैरेक्टर, ये जो दोनों कैरेक्टर हैं वो क्या हो गए, वो पास हो गए, मतलब ट्रांसफर हो गए। और मान लीजिए इसके 5 ऑफस्प्रिंग थे तो पांचों में ट्रांसफर हो गए। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि ये दोनों कैरेक्टर अगर हेयर कर्ली होंगे तो हाइट हरदम कम होगी, क्योंकि क्रोमोजोम पर कैरेक्टर ऑफ कर्ली हेयर एंड कैरेक्टर ऑफ हाइट दोनों बहुत पास पास सिचुएटेड है। तो अगर ये दोनों बहुत पास पास सिचुएटेड होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं, तभी ऐसा होगा कि बच्चों में ये कैरेक्टर ट्रांसफर होगा। मतलब अगर हेयर कर्ली होंगे तो हाइट भी कम होगी। तो इस तरह से हम नोटिस कर सकते हैं कि अगर कोई कैरेक्टर पेरेंट से बच्चों में हूबहू ट्रांसफर हो रहा है, दो कैरेक्टर, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों कैरेक्टर आपस में लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। बात समझ में आ गई क्या? ये बेसिक बात समझ में आई क्या? इफ यस प्लीज शो मी यस। अगर ये बात समझ में आई तो मुझे एक्सप्लेन करो, यस यस या नो। आप मुझे सिंबल करके बताएं यस या नो। आप लोगों के चैट बॉक्स में चैट आने चाहिए, एवरीवन शो मी चैट, यस 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 यस। अब मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं, गिव मी 1 मिनट। मैं एक स्लाइड आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और इस स्लाइड को देखिए आप। और इस स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेसिकली जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का जो बेसिक फंडामेंटल है वो, जिसमें आप लिंकेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है ये। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? स्क्रीन विजिबल है, यस या नो? स्क्रीन विजिबल है आपको? आप लोग एक बार यस या नो बताएं। ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब हम इस स्क्रीन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस और नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में क्या फर्क होता है? मेंडल ने कुछ बताया था अपने हिसाब से, लेकिन बाद में वो गलत प्रूव हो गया, मतलब मेंडल की बातें गलत प्रूव हो गई। अब जिसको मेंडल की बातें आती हैं उसको ये बातें ज्यादा समझ में आएंगी कि कैसे गलत है। तो मैं एक लाइन में बता देता हूं, मेंडल ये कहना चाहते थे कि एक कैरेक्टर की ट्रांसमिशन को
एक जीन कंट्रोल करता है, बेसिक बात थी। और हर एक जीन में एक डोमिनेंट एलील होता है, एक रिसेसिव एलील होता है। तो जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है तो केवल एक ही एलील एक्सप्रेस होता है, दूसरा नहीं होता। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में जिस एलील का एक्सप्रेशन होता है वो डोमिनेंट एलील है, और जिसका नहीं होता वो रिसेसिव एलील है। ये सारी बातें और बहुत सारी बातें मेंडल ने बताई, लेकिन अभी मैं बताने जा रहा हूं मेंडल कैसे गलत साबित हुए। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा वो है, ये मेंडल के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 ऐसे पॉइंट हैं जिस पर मेंडल के पॉइंट गलत साबित हो गए। बात समझ में आई? नंबर 1 इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नंबर 2 कोडोमिनेंस, नंबर 3 मल्टीपल एलेलिज्म, नंबर 4 पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और नंबर 5 प्लियोट्रॉफी। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, कौन कौन है क्लास में? ये के ए कौन है? के ए कनुप्रिया। कनुप्रिया, आप अपना माइक एक बार ऑन करें और एक बार जल्दी से मुझे ये पांचों पॉइंट पढ़ के बताएं। जल्दी से पांचों पॉइंट अपने पढ़ के बताएं कनुप्रिया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलेलिज्म, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉफी। आपके पास माइक ऑन करने का ऑप्शन है, उसे ऑन करें। नीचे होगा बॉटम में, लेफ्ट बॉटम पे होगा, तो लेफ्ट बॉटम में जाके एक बार आप उसको ऑन करें और जल्दी से मुझे 5 पॉइंट बताएं, ये नॉन मेंडेलियन पॉइंट्स कौन कौन से हैं। अच्छा, कनुप्रिया नहीं कर पा रही, अभी हर्षराज ने किया था, तो मैं हर्षराज से एक बार निवेदन करूंगा। डियर हर्ष, ओके ओके हो गया। कनुप्रिया कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, कनुप्रिया से हुआ था। यस कनुप्रिया बताएं। सर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉपी। वेरी गुड। अब आप अपना माइक बंद कर लें और अब मेरे सवाल को गौर से सुने। इन पांचों में कॉमन बात क्या है? इन पांचों में कॉमन बात है कि ये मेंडल को फॉलो नहीं करते, मेंडलिज्म को फॉलो नहीं करते, मेंडल्स के लॉ का उल्लंघन करते, मेंडल्स के लॉ को डिसओबे करते। अब मुझे आपको बताना है, चारों पांचों लोगों में से जो बता पाए वो बताए मुझे कि इनमें से कौन कौन से क्रॉस, कौन कौन से जो पॉइंट है 5 में से कौन से पॉइंट हैं जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन हो सकते हैं, और कौन सा ऐसा है जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से नहीं एक्सप्लेन होगा। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो पता होना चाहिए, क्रॉस बिटवीन टू प्लांट विद रिस्पेक्ट टू सिंगल कैरेक्टर इनहेरिटेंस इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मैं ये चांस देना चाहता हूं अवनी प्रकाश को। अवनी, क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि इन आउट ऑफ 5 कैरेक्टर या आउट ऑफ 5 पॉइंट कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन हो जाएंगे और कौन से नहीं होंगे। अपनी को टाइम लग रहा है, अपना माइक ऑन करके जवाब देंगे, दैट इज बेटर फॉर मी। आपके पास माइक ऑन करने का ऑप्शन बॉटम में लेफ्ट साइड होगा। ओके, शायद नहीं बता पा रहे। आदिति, कैन यू रिप्लाई? आदिति, ट्रिपल एनालिज्म एंड प्लियोट्रॉपी। Pleiotrophy, only one. Okay, Avni, and only pleiotrophy. एंड मल्टीपल एनालिज्म बोला ना सर मैंने। आपने मल्टीपलिज्म बोला, ओके। और बताइए, मतलब आपके हिसाब से, अवनी के हिसाब से आउट ऑफ 5 ओनली 1 is possible to explain with the help of a monohybrid cross. Now I request to Harshraj. Harshraj, can you explain out of 5 points, how many points can explained by the monohybrid cross? So should it be all except for codominance? Okay, you change your answer. बाकी सब में एक इंडिविजुअल में 2 ही होते हैं, बट कोडोमिनेंस में ओके, आप मेरा सवाल नहीं समझ पाया अवनी। अभी एक बार मैं सवाल को रिपीट करता हूं। आपके सामने 5 पॉइंट हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कोडोमिनेंस है, मल्टीपल एलेलिज्म है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, प्लियोट्रॉफी है। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि इन 5 पॉइंट को अगर आपको समझाना है, मेरे को समझाना है, या मेरे को आपको समझाना है, तो किसी को भी समझाना हो तो इनको समझाने के लिए क्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस से काम बन जाएगा?
क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझाने के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस से काम बन जाएगा? को डोमिनेंस को समझाने के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस से काम बन जाएगा? मल्टीपल एलिलिज्म को समझाने के लिए क्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस से काम बन जाएगा? दैट इज द क्वेश्चन. तो समवन रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स. और अवनी ने रिप्लाई दिया नो. ओके गुड. तो आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आखिर मोनोहाइब्रिड, और इसीलिए मैंने कल प्लान किया था कि मैं पूरा धीरे धीरे करके पढ़ाऊं. जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगा क्लास में, अभी तो मैं बीच बीच के टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप समझ पाए, लेकिन जब क्लास चलेगी तो उसमें पूरा ही टॉपिक डिस्कस करेंगे. सिलेक्टेड टॉपिक हम पूरे पूरे डिस्कस करेंगे और प्रयास करेंगे बेसिक से उठा के ऊपर तक चलें. सबसे पहला पॉइंट मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, अभी गौर से सुनने की जरूरत है. यहाँ पर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कहूंगा कि आप चाहे तो स्क्रीन ना देखें, आंखें बंद करके सुने, कोई जरूरत नहीं है देखने की, बस कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है. तो देखिए ध्यान से सुनना. मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस बिटवीन टू प्लांट विद रिस्पेक्ट टू द इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल कैरेक्टर. जब आप एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस की स्टडी के लिए, जब आप एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस की स्टडी के लिए, ध्यान समझिएगा, क्रॉस कराते हैं तो उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस की पढ़ाई करोगे तो कितने कैरेक्टर की स्टडी करोगे? एक ही कैरेक्टर की स्टडी करोगे, वो होगा फ्लावर कलर. तो अगर आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझना या समझाना है तो एक कैरेक्टर से काम बन जाएगा, दैट इज अ फ्लावर कलर. उसी की इनहेरिटेंस को समझ लो. पर्टिकुलर प्लांट में, मिराबिलिस जलापा में, अगर आप मिराबिलिस जलापा में एक कैरेक्टर को फोकस करके क्रॉस करते हो और रिजल्ट आपको मिल जाता है, जो भी मिलना है, तो इसका मतलब आप समझा लेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है. तो इसका मतलब हुआ कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस से समझाया जा सकता है. पॉइंट नंबर 1. कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस को समझाने के लिए ब्लड ग्रुप इज वन कैरेक्टर, और एक कैरेक्टर जो कि ब्लड ग्रुप है उसकी कैसी होती है इनहेरिटेंस, इसको समझाने के लिए एक ही कैरेक्टर काफी है, ब्लड ग्रुप, उसमें जो प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं. यानी कि कोडोमिनेंस को भी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से समझा सकते हैं. मल्टीपल एलिलिज्म. आमतौर पर एक जीन में 2 एलील होते हैं, लेकिन कुछ जीन ऐसे भी हैं जहां पर एक से ज्यादा एलील होते हैं. इसको समझाने के लिए भी क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस सफिशिएंट है. अब आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. नाम से ही पता चल रहा है पॉलीजेनिक. पॉली मतलब मेनी, जेनिक मतलब जीन. यानी कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब हुआ ऐसा क्रॉस जिसमें बहुत सारे जीन पार्टिसिपेट करेंगे, और बहुत सारे जीन का मतलब बहुत सारे कैरेक्टर. तो इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस से काम नहीं बनेगा, हमें डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा हाइब्रिड क्रॉस करना पड़ेगा. और प्लियोट्रॉफी को समझाने के लिए भी, प्लियोट्रॉफी को समझाने के लिए भी गौर से समझिएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस सफिशिएंट है. तो ओवरऑल का क्या मीनिंग निकला? आउट ऑफ 5 पॉइंट्स only polygenic inheritance cannot explain by the monohybrid cross, rest all point can explained by the monohybrid cross. तो इसका यही मतलब निकला, केवल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को छोड़ दो, बकाया सारे कैरेक्टर को आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस से समझा सकते हैं. आपको समझ में आया? एक बार चैट बॉक्स में यस करके बताइए तो मुझे पता चले कि यस 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 या नो 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 नो. जल्दी से. I want your response. Yes. Aditi का response आ गया, अवनी का response आ गया. I want response for other also. Aditi and Harsh. Please reply. Please reply yes or no. Quick. I do not have enough time. चलिए आगे चलते हैं और आपको एक्सप्लेन करता हूं फर्दर कंसेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. अगर आप गौर करें और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझें तो इसमें हम एक पर्टिकुलर प्लांट है, उसका नाम है मिराबिलिस जलापा, और एक दूसरा प्लांट है उसका नाम है स्नैपड्रैगन प्लांट. स्नैपड्रैगन प्लांट को हम एंटीरिहिनम प्लांट भी कहते हैं,
और उसको डॉग फ्लावर भी कहा जाता है। तो गौर करने वाली बात यह है कि आपको ये प्लांट के नाम, स्नैपड्रैगन प्लांट का नाम और ये जो डॉग फ्लावर है, ये इनके सबके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। मिराबिलिस जलापा, ये सब नाम आपको याद, यही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कंसेप्ट आपको इन्हीं प्लांट्स में समझ में आएगा। आप बोलोगे क्यों समझ में आएगा और दूसरे में क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस सब में देखने को नहीं मिलता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कैरेक्टर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कंसेप्ट सारे प्लांट्स में नहीं पाया जाता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की प्रॉपर्टी केवल लिमिटेड प्लांट्स में ही होती है। अब ऐसे समझ लो कि मेंडल ने एक नियम बताया कि ऐसा ऐसा होता है, मेंडल्स लॉ बताए गए, मेंडल फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो जब मेंडल लॉ को फॉलो किया गया दूसरे प्लांट्स के ऊपर, मेंडल्स लॉ को इन्वेस्टिगेट किया गया दूसरे प्लांट पर, तो जब मेंडल लॉ को दूसरे प्लांट्स पर इन्वेस्टिगेट किया गया तो स्नैपड्रैगन प्लांट में और 4 o'clock प्लांट में ये फेल हो गया। जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ने पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, और इस नियम को मैंने प्रूव कर दिया कि मन लगा के पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन किसी दूसरे, बहुत सालों के बाद किसी दूसरे टीचर ने ये प्रूव कर दिया कि देखो ये बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा था, मन लगा के बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर मेरा कंसेप्ट वहां पर उस बच्चे के ऊपर फेल हो गया। बकाया बच्चों के ऊपर लागू हो रहा है, लेकिन 1-2 बच्चों पर वो फेल हो गया। इसी तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस सारे प्लांट्स पर अप्लाई नहीं होता, केवल गिने चुने प्लांट्स पे ही अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने जो नाम दिया आप याद कर लेना, स्नैपड्रैगन प्लांट जिसको एंटीरिहिनम भी कहते हैं, उसको डॉग फ्लावर भी कहते हैं, और दूसरा है 4 o'clock प्लांट जिसे हम मिराबिलिस जलापा कहते हैं। इस प्लांट को तो आपने जरूर देखा होगा अपने आसपास। कितने लोगों ने इस प्लांट को देखा है? एक बार यस करके बताइए। यस 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 यस, इस प्लांट को देखा है आपने? इस प्लांट को देखा बेटा आपने? अदिति, अवनी, आपने देखा इस प्लांट को? इस प्लांट को आपने देखा होगा। ये प्लांट अक्सर इवनिंग में 4 o'clock, इवनिंग में 4 o'clock जो टाइम होता है उस समय ये क्या करता है? उस समय ये फ्लावरिंग करता है और बहुत अच्छी स्मेल देता है, बहुत अच्छी स्मेल देता है। बात समझ में आ गई? तो आपको ध्यान ये रखना है अच्छे से कि जो भी ये पर्टिकुलर प्लांट हैं, इसी में इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा। सभी प्लांट्स में आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के आगे की बात। देखिए जरा सा, ये गौर करिएगा, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज ए क्रॉस एंड ऑन द राइट हैंड साइड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? पेरेंट जनरेशन है, पेरेंट जनरेशन के बाद F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन के बाद F2 जनरेशन है। ठीक है, तो अगर आप F1, F2 और ये जनरेशन की बात करेंगे तो आपको वहां पे क्या पता चलेगा? अगर आप ध्यान दें यहां पर तो आई रिक्वेस्ट टू अदिति। अदिति कैन यू रिप्लाई? अदिति, क्या मेरी आपको आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है अदिति बेटा? अदिति बेटा रिप्लाई करो, आपको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? अदिति नॉट रिस्पॉन्डिंग। अवनी, आपको मेरी आवाज आ रही बेटा? आ रही है। हर्षराज, आपको आ रही है, बहुत बढ़िया। तो हर्षराज, मैं आपसे कम्युनिकेट करूंगा, आप थोड़ी देर के लिए अपना माइक ऑन करें और कम्युनिकेट करें। अगर आपका नेट आपको सपोर्ट कर रहा है, मुझे लगता है आपका इंटरनेट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अगर कर रहा है तो एक बार के लिए माइक ऑन करें, और नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि इसमें 2 प्लांट हैं, इनके बीच में क्रॉस कराया गया है, तो यहाँ पर 2 कैरेक्टर लिए गए या 1 कैरेक्टर लिया गया है? हर्ष, हाउ मेनी कैरेक्टर कंसीडर्ड हियर? सर 2 कैरेक्टर। अवनी, आप बताओ बेटा, आई वांट योर रिस्पॉन्स। 1 character, multiple. 1 character, okay. And Aditi, what is your answer? Aditi not responding. Yes, Harsh, you want to change your answer? Harsh, you want to change your Yes, answer? sir. कितना? 1 कैरेक्टर।
अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही कि नहीं आ रही है बताओ पहले। हर्ष, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सर यस सर। ओके गुड। अदिति को मेरी आवाज क्लियर नहीं मिल रही है। अदिति, एक बार आप हेडफोन को यूज कर सकते हो, और अगर फिर भी नहीं आ रही तो एक बार आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि इसमें कितने कैरेक्टर है। हर्ष ने कहा पहले 2 और फिर क्या बोला, 1। हर्ष, हाउ मेनी कैरेक्टर, 1 और 2? 1 कैरेक्टर। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर? फ्लावर कलर। तो बेटा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट भी था, अगर आपने गौर किया हो, सॉरी, यहाँ पे एक पॉइंट भी था अगर आपने गौर किया हो कि मिराबिलिस साबुन साबुन तो यहां पर अगर आप क्रॉस करके देखेंगे तो एक प्लांट के एक कैरेक्टर की स्टडी की गई, और उस एक प्लांट का नाम था मिराबिलिस जलापा, और उस एक कैरेक्टर का नाम था फ्लावर कलर। तो ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कॉरेंस, टेचस मार्क, इन तीनों लोगों ने स्टडी किया, और स्टडी करके इन्होंने क्या देखा कि जो मिराबिलिस जलापा का प्लांट है, हाँ हाँ, तो जो मिराबिलिस जलापा का प्लांट है उसमें फ्लावर कलर की इनहेरिटेंस जो हो रही है, फ्लावर कलर की जो इनहेरिटेंस हो रही है, वो इनहेरिटेंस बहुत अलग तरह से होती है। आमतौर पे मेंडल ने कहा था कि हर एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं, डोमिनेंट ट्रेट, एक रेसेसिव ट्रेट, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट ट्रेट दिखता है, रेसेसिव नहीं दिखता। लेकिन मिराबिलिस जलापा में जब रेड और व्हाइट, ये 2 ट्रेट हैं अलग अलग, इनको क्रॉस करके नया जनरेशन F1 में स्टडी किया गया, तो मिलना चाहिए या तो रेड मिलना चाहिए या तो व्हाइट मिलना चाहिए। अगर रेड डोमिनेंट है तो रेड मिलना चाहिए, व्हाइट डोमिनेंट तो व्हाइट मिलना चाहिए। लेकिन वो सरप्राइज रह गए वैज्ञानिक जब उनको पिंक फ्लावर मिला, क्योंकि मेंडल ने कभी इस तरह की बातें बताई नहीं थी। मेंडल मानते थे कभी रेड और व्हाइट आपस में मिक्स हो ही नहीं सकते, रेड हरदम रेड रहेगा, व्हाइट हरदम व्हाइट रहेगा, एक बार में एक ही एक्सप्रेस होगा। लेकिन यहां तो मिक्स हो गए, ब्लेंड हो गए, तो ये ब्लेंडिंग हो गई। अब ये ब्लेंडिंग की बात आने की वजह से मेंडल का सारा कंसेप्ट फेल हो गया, लोगों को समझ में नहीं आया कि ये तो पिंक कलर का फ्लावर आया कैसे आखिर। तो चलो इसका सवाल पूछते हैं, अवनी से पूछते हैं। अवनी, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस पिंक कलर, कैसे आ गया? मेंडल तो बता के गए थे हो ही नहीं सकता, 2 कैरेक्टर कभी मिक्स नहीं हो सकते, यहाँ पे या तो रेड आना चाहिए या तो व्हाइट आना चाहिए, लेकिन ये पिंक कैसे आ गया? व्हाट इज योर ओपिनियन? Avni replies, co-dominance. No, this is the concept of incomplete dominance. Wrong answer, बिल्कुल wrong. Co-dominance तो हो ही नहीं सकता, हम लोग हेडिंग में पढ़ रहे हैं incomplete dominance, तो फिर co-dominance कैसे हो गया बेटा? ओके, हर्ष, कैन यू रिप्लाई, ये पिंक कैसे आ गया? सॉरी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो वही तो पूछ रहा हूं। अच्छा, वो पिछले बार पूछा था ना, तो वो कीबोर्ड पे लिखा हुआ था तो वही सेंड हो गया। माइक नहीं चल रहा था तो वही सेंड हो गया था लास्ट टाइम। कोई बात नहीं, चलिए। तो इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फंडामेंटल काम करेगा। अच्छा, कंप्लीट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझिएगा। अगर ये रेड की वजह से व्हाइट एक्सप्रेस ना हो तो बोलेंगे कंप्लीट डोमिनेंस, लेकिन रेड की वजह से व्हाइट थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस हो जाए, पूरी तरीके से इसको डोमिनेट ना करे, थोड़ा सा व्हाइट भी एक्सप्रेस हो जाए, रेड तो हो लेकिन थोड़ा सा व्हाइट भी हो जाए, 100% नहीं, थोड़ा सा व्हाइट भी हो जाए, रेड भी हो रहा है व्हाइट भी हो जाए, दोनों हो जाए, लेकिन बराबर बराबर नहीं। अगर बराबर बराबर होंगे तो जैसा अभी
अवनी ने कहा था कोडोमिनेंस, फिर वो कोडोमिनेंस हो जाएगा, बराबर बराबर नहीं। पिंक तो तभी बनता है ना जब रेड ज्यादा और व्हाइट कम हो, तभी तो पिंक बनेगा। तो रेड पूरा एक्सप्रेस होता है और व्हाइट को वो थोड़ा सा एक्सप्रेस होने देता है। तो यहाँ पर डोमिनेंस तो है रेड का, लेकिन वो पूरा नहीं है, तो इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब साइंटिस्ट को डाउट हुआ कि ये पिंक जो बन गया है, इसको एक बार क्या करते हैं, दो पिंक का आपस में क्रॉस कराते हैं। तो पिंक का क्रॉस जब पिंक से कराएंगे, मतलब F1 रिजल्ट का क्रॉस एक और दूसरे F1 रिजल्ट से कराएंगे, तो इसको बोलते हैं सेल्फिंग। और जब सेल्फिंग कराई तो गौर करिएगा, इधर आपको रिजल्ट जो मिला F2 जनरेशन का, उस पे एक रेड मिला, एक व्हाइट मिला और दो पिंक मिले। और यही जो F2 का रिजल्ट है बच्चों, यही रिजल्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए रिजल्ट का काम करता है। तो जरा देखिएगा, यहां पर मैं आपके सामने शो ऑफ कर रहा हूं ये पॉइंट्स 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हर्ष से रिक्वेस्ट करता हूं, हर्ष एक बार ये ब्लू लाइन पढ़ो जरा सा, ब्लू लाइन। हर्ष ब्लू लाइन। ओके, हर्ष के नेटवर्क में प्रॉब्लम है। हर्ष ट्राइंग बट नॉट कमिंग, वॉइस इज नॉट कमिंग। अगेन ट्राई हर्ष, अगेन ट्राई हर्ष। ओके, हर्ष के माइक में या नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, आई थिंक हर्ष के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए हर्ष नहीं बोल पा रहे हैं। चलिए अवनी से पूछते हैं। अवनी, कैन यू रीड द ब्लू लाइन? Phenotypic ratio is 1:2:1, 1 red, 2 pink, 1 white. Very good. And what about the genotypic ratio? 1:2:1, 1 heterozygous red, 1 homozygous red, 2 heterozygous pink, 1 homozygous white. तो अब ये भी पढ़ दीजिए जरा, फाइनल लाइन ये वाली। Phenotypic and genotypic ratio are the same. This is the main point of incomplete dominance. And your mic is working well, so continue the green point also, Avani. This means that R, the dominant allele, is not dominant over the small No, r, no, no, the no, recessive no, no, allele. no, no. Read again. Green point. This green one. This means that R was not completely dominant over R. Can you read capital R and small r like this again? Yeah. Means that capital R was not completely dominant over small r. अगर वो कंप्लीटली डोमिनेंट कर लेता तो हम लोग बोलते हैं इसको कि भैया ये तो नॉर्मल क्रॉस है, मेंडल वाला क्रॉस है। लेकिन ये चूंकि कंप्लीटली डोमिनेट किया नहीं, तो इसलिए बोलेंगे हम इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके हर्ष, अभी आपका माइक अगर ठीक हुआ है तो आप लास्ट पॉइंट जो डार्क पिंक है एक बार आप पढ़ सकते हैं क्या? अगर आपका माइक ठीक हुआ है, माइक ऑन करिए हर्ष। Pea plant are also incomplete dominant in other traits. नो, पी प्लांट ऑल्सो शो, ऐसे पढ़िए, आराम से पढ़िए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। Pea plant also show incomplete dominance in other trait. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर की स्टडी करी थी और उन 7 कैरेक्टर में किसी भी कैरेक्टर में इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं था। जैसे मेंडल ने हाइट के बारे में बताया था, तो टॉल और ड्वार्फ, टॉल डोमिनेंट होता है, ड्वार्फ रिसेसिव होता है। मेंडल ने बात करी थी फ्लावर कलर की, मेंडल ने बात करी थी सीड के कलर की, सीड के शेप की, मेंडल ने बात करी थी फ्लावर के पोजीशन की। जितने भी कैरेक्टर मेंडल ने स्टडी किए थे उन सब में इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं था। लेकिन मेंडल ने सारे कैरेक्टर की स्टडी नहीं करी थी पी प्लांट में, केवल 7 की ही करी थी। इसलिए बच्चों बहुत सारे ऐसे भी कैरेक्टर हैं जिन पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, लेकिन मेंडल ने उनको स्टडी ही नहीं किया। ये वाला लास्ट वाला पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. Very good. Next, this is codominance, and I request Avni, can you read upper 2 point slowly and gradually?
The inheritance in which both alleles of a gene are expressed in a hybrid. Example, the ABO blood grouping in human. That simply means that two genes, right? Two genes expressed equally. Two genes, or you can say two alleles. I'm sorry, not two genes, two alleles. Two alleles express equally. अभी मान लो एक करेक्टर है हाइट, उसमें एक एलिल होता है कैपिटल टी और दूसरा एलिल होता है स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी को हम स्टडी करें तो जब कैपिटल टी एक्सप्रेस होता है तो स्मॉल टी नहीं होता, और जब स्मॉल टी होता है तो कैपिटल टी नहीं होता। जब दोनों होते हैं तो एक ही होता है, मतलब जब दोनों साथ में होते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो केवल एक ही एलील एक्सप्रेस होता है, या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी। डेफिनेटली कैपिटल टी होता है, इसलिए वो डोमिनेंट है। ओके, अब अगर हम इसके आगे की बात आपको एक्सप्लेन करें, समझाएं, तो आगे की बात यह है कि जो भी कोडोमिनेंस की कंडीशन होगी वहां दोनों एलील, बोथ ऑफ द एलील, मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी को ही ले ले एग्जांपल के तौर पे, तो दोनों एलील इक्वल एक्सप्रेस होंगे। तो जब दोनों एलील इक्वल एक्सप्रेस होंगे ऐसी कंडीशन को बोला जाता है कोडोमिनेंस। ये इसको बोलते हैं बच्चों कोडोमिनेंस। गौर से अच्छे से समझ लेंगे, यही है कोडोमिनेंस। अब एक बात और आपको ध्यान देनी है, वो है कौन सा करेक्टर ऐसा है जो कोडोमिनेंस शो करता है। तो वो है एबीओ ब्लड ग्रुप, वो है एबीओ ब्लड ग्रुप, ये वाला। ये करेक्टर जो है इसमें कोडोमिनेंस देखने को मिलता है। अच्छा, कैसे मिलता है जरा सुनिएगा। ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है इज कंट्रोल्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ शुगर दैट प्रोट्रूड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। मैं अपने शब्दों में बता देता हूं, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके आरबीसी में एंटीजन ए पाया जाता है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके आरबीसी में एंटीजन बी पाया जाता है। और एंटीजन ए और एंटीजन बी को बनाने के लिए हमारे बॉडी में और दूसरे व्यक्ति के बॉडी में जीन पाए जाते हैं, और उसी जीन से क्या बनता है, एंटीजन ए बनता है और उसमें एंटीजन बी बनता है। अगर जिसके पास एंटीजन ए बनाने वाले जीन होंगे तो एंटीजन ए बनेगा, बी वाले होंगे तो बी बनेगा। तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, उस जीन का नाम होता है आई, उस जीन का नाम होता है आई, और उसमें एक के बजाय तीन एलील होते हैं, आई ए एलील, आई बी एलील और आई नॉट एलील। तो जिसके पास आई ए एलील होगा तो वो एंटीजन ए बनाएगा, जिसके पास आई बी एलील होगा वो एंटीजन बी बनाएगा। और अगर किसी के पास हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, जैसे मान लो किसी के पास आई ए है तो वो एंटीजन ए बनाएगा, किसी के पास आई बी और आई बी है तो वो एंटीजन बी बनाएगा। लेकिन अगर किसी के पास आई ए और आई बी दोनों हो जाए तो कोई एक डोमिनेंट होना चाहिए, कोई एक रिसेसिव होना चाहिए, या एक को ज्यादा डोमिनेंट होना चाहिए एक को कम, या तो मतलब नॉर्मल केस हो या इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो। लेकिन ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता, दोनों बराबर एक्सप्रेस होते हैं। तो अगर दोनों बराबर एक्सप्रेस हो जाएंगे तो एंटीजन ए भी बनेगा, एंटीजन बी भी बनेगा, और ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि यहां पर ए बी ब्लड ग्रुप फॉर्म होगा। और अगर किसी के पास आई ओ यानी कि आई नॉट होगा तो आई नॉट कंडीशन में, यहां पर आई नॉट कंडीशन अगर होगी तो यहां पर कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा, ना तो ए बनेगा ना तो बी बनेगा, और उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं, और ये सवाल मैं पूछता हूं हर्ष, आपके पास चार ऑप्शन हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। इन चार ब्लड ग्रुप में कौन से ब्लड ग्रुप को देख करके आप बता सकते हो कि इसमें कोडोमिनेंस हो रहा है? ओ में सर। ओ में, ओके। अवनी, आप मुझे बताएं बेटा, इन चार ब्लड ग्रुप में से कौन से ब्लड ग्रुप को देख करके आप बता सकते हो? हाँ बेटा, ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप। ओके हर्ष, you want to change your answer or you are stuck in your answer?
कंफ्यूजन है सर। कंफ्यूजन है, वेरी गुड। तो अवनी एक चांस आपको दें। अवनी आप प्रूव करो कि ओ ब्लड ग्रुप में, अवनी आप प्रूव करो कि ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी कोडोमिनेंस नहीं है, जल्दी से। सब ओ ब्लड ग्रुप का में आई नॉट होता है उसके एलील्स। जैसे Okay. ए ब्लड ग्रुप के लिए आई नॉट होता है, या बी ब्लड ग्रुप के लिए आई बी या आई बी नॉट होता है। सो ओ ब्लड ग्रुप में खाली एक होमोजाइगस एलील होता है जो कि आई नॉट होता है, तो इसमें कोडोमिनेंस नहीं होगा। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया बताया अवनी ने, रियली वेरी साउंड रिस्पॉन्स फ्रॉम अवनी साइड। लेट मी ट्राई वंस, एक बार मैं भी ट्राई कर लेता हूं हर्ष को समझाने का। हर्ष, कभी भी आपको अगर कोडोमिनेंस समझाना है तो आप उसको हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही समझा सकते हैं, कभी आप होमोजाइगस कंडीशन में कोडोमिनेंस नहीं समझा सकते, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में तो दोनों एलील सेम होंगे। जैसे यहां पर देखो, ये होमोजाइगस कंडीशन है आई ए, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है आई बी, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है आई ओ। तो इसमें कोडोमिनेंस का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि कोडोमिनेंस का मतलब होता है जब दोनों एलील बराबर एक्सप्रेस हों, बल्कि मैं ये बोलूं दोनों डिफरेंट एलील, मतलब कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों एलील जो है, जैसे एक है आई ए और एक है आई बी, तो अगर ये दोनों एलील बराबर एक्सप्रेस हो जाएं तभी कोडोमिनेंस का कंसेप्ट बिल्डअप होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? तो ऐसी किसी भी कंडीशन में कोडोमिनेंस डेवलप ही नहीं होगा, ऐसी किसी भी कंडीशन में कोडोमिनेंस डेवलप ही नहीं होगा जहां पर कंडीशन होमोजाइगस है, राइट? हरदम कोडोमिनेंस वहीं पर डेवलप होगा जहां पर कंडीशन हेट्रोजाइगस है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, तो क्लास आपको कैसी लग रही मुझे सबसे पहले बताओ आप लोग। एक मिनट में जरा कैमरा ऑन कर लेता हूं और आपसे पूछता हूं, क्लास आपको कैसी लग रही मुझे रिप्लाई करके बताओ। हाउ यू आर एंजॉयिंग द क्लास, हाउ मच? कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं थोड़े थोड़े से? यस सर। अवनी आप भी माइक ऑन रखो। तो देखो अभी जैसे मैं अभी स्पेशल क्लासेस ले रहा हूं, कल मैंने जेनेटिक्स में लिंकेज को थोड़ा सा बताया था, आज मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में डेविएशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस एक्सप्लेन किया। मैं अभी एनसीईआरटी को ही पकड़ के चल रहा हूं, अभी मैं आपको ज्यादा नॉलेज नहीं दे रहा हूं, एनसीईआरटी के बाहर ही कोई बात आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। बहुत सारी बातें बताने को है मेरे पास, लेकिन वो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं। तो अभी मेरा पर्पस ये है कि आपको मैं ऐसी स्पेशल क्लासेस दे दे करके रोज मॉर्निंग में 8 बजे, आज तारीख शायद 26 या 25 होगी, कितनी है? 26 है सर। तो 26 हो गया, 27, 28, 29, 30, और ये जुलाई चल रहा है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31, यानी कि अभी भी हम 5 से 6 दिन तक आपको अलग अलग टॉपिक में, चाहे तो जेनेटिक्स में, चाहे तो फिजियोलॉजी में, चाहे तो मॉर्फोलॉजी में, चाहे तो सेल में, जो जो टॉपिक आपको लगता है कि मेरे को डिस्कस करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, क्योंकि 1 तारीख से हम फुल फ्लैश कोर्स लॉन्च कर देंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप अभी केवल एक चीज को एग्जामिन करें, एक चीज को समझें कि आपको मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है और आप क्वेश्चन कर पाते हैं तो आप उस कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए, 1 तारीख वाले कोर्स को। फिर ये हम स्पेशल क्लासेस बंद कर देंगे, फिर ये स्पेशल क्लासेस नहीं होंगी, 30-40 मिनट की जो क्लासेस होती हैं, फिर पूरा कोर्स स्टार्ट होगा जहां पर हम कंप्लीट सिलेबस को सिस्टमेटिक तरीके से रिवाइज करेंगे, फ्रॉम लिविंग वर्ल्ड टू इन्वायरमेंटल इशू तक। हर एक चैप्टर को पूरा 2 घंटे देंगे और उसमें हम पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, और केवल हम टॉपिक नहीं कवर करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था। क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी, तो ये सारी चीजें होने वाली हैं। हाँ बोलो बेटा। सर आप फोटोसिंथेसिस का जिस क्लास ले सकते हैं, वो मेरा काफी वीक चैप्टर है, मैं बहुत बार उसका रिवीजन ले चुकी हूँ बट नहीं हो रहा है। कल मैं फोटोसिंथेसिस का लगा देता हूँ टॉपिक, कल मैं फोटोसिंथेसिस का टॉपिक लगा देता हूँ, आज ही मैं उसको फ्लश कर दूंगा। आप उनको बच्चों को बताइए कि कल फोटोसिंथेसिस का एक रिवीजन, एक फोटोसिंथेसिस में देखिए बहुत सारे टॉपिक हैं, टोटल 10 टॉपिक हैं। हाँ बायोटेक बहुत बढ़िया। तो आपको
आपको सिलेक्टेड टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए फोटोसिंथेसिस में पहला है व्हाट वी नो, हम फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या जानते हैं, मतलब हिस्टोरिकल डिटेल। दूसरा फोटोसिंथेसिस एपरेटस या वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है। फिर अगला एक टॉपिक है पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। फिर अगला है लाइट रिएक्शन पूरी, इसमें हम लोग बात करेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फिर अगला टॉपिक आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे डार्क रिएक्शन, माने जो एटीपी और NADPH2 यूज बनते हैं उसका यूज कहाँ होता है। फिर हम पढ़ेंगे फोटो रिस्पिरेशन, फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। तो बहुत सारे टॉपिक हैं। तो अवनी मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप कोई बढ़िया सा एक टॉपिक ढूंढ लें, क्योंकि जब मैं पूरा कोर्स करूंगा तब तो मैं पूरा बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में ही बताऊंगा जो एक दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको डिस्कस करनी, ताकि आप ये समझ जाएं कि मेरा बताने का तरीका आपको समझ में आ रहा है। फिर जैसे ही आप इनरोल हो जाएंगे, आप ज्वाइन कर लेंगे, तो फिर आपका पूरा कोर्स करेंगे चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर लास्ट तक। तो यस, तो आपको फोटोसिंथेसिस में कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है आप मुझे हिंट करके बाद में व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। ओके सर। और यस सर। आपने बोला बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक के 2 चैप्टर हैं बेटा। बायोटेक के एक चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और दूसरे का नाम है एप्लीकेशन। तो आपको जो चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर के अंदर कोई टॉपिक पढ़ना है, जैसे बीटी कॉटन के बारे में पढ़ना है, जैसे आपको मेडिसिन में एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है, आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़नी है, या आपको वेक्टर समझना है, ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स के बारे में पढ़ना है, तो आप मुझे वो पर्टिकुलर हिस्सा हिंट कर देंगे। तो मैं कल के बाद जो अगला दिन आएगा, परसों या उसके डे आफ्टर टुमारो या डे आफ्टर टुमारो के बाद 2 डे आफ्टर टुमारो, तो हम उस दिन आपके साथ बायोटेक का भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। एंड प्लीज शेयर, जो मैं भी आपको लिंक भेजूंगा वो लिंक आप शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ें, मुझे मोटिवेशन मिले और मैं क्लासेस को कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।